चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये आपका रिवीजन में भी काम आ जाएगा, है ना। जो मई वाले हैं, जुलाई वाले हैं और जो नवंबर वाले हैं उनके लिए तो ये बेटर है। सिंपल है। चैप्टर का नाम क्या है हमारे, एक बार चैप्टर का नाम पढ़ लेंगे, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, किसके मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर? कंपनी की। इसको कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो रहा है? किसके हाथ में कंपनी का, एक सेकेंड, किसमें हाथ में कंपनी का वर्किंग है डे टू डे, ये हम लोग सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। बेसिकली अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को थोड़ा सा भी समझते होंगे तो आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल एंटिटी होती है। कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनमें कुछ होते हैं प्रमोटर, कुछ होते हैं अपॉइंटेड डायरेक्टर्स, कुछ होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स किसी के, जैसे कि शेयर होल्डर्स। अपॉइंटेड डायरेक्टर्स में आ जाते हैं आपके एक्सपर्ट्स, और प्रमोटर में आ जाते हैं आप लोग जिन लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया, बराबर है। शेयर होल्डर्स रोजमर्रा में आ नहीं सकते तो वो लोग अपने बिहाफ में अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर डालते हैं, ठीक है। बीइंग अ ओनर ऑफ द कंपनी दे अपॉइंट समवन जो उनके बिहाफ में एक्सरसाइज करे उनके पावर्स को, बराबर है कि नहीं के बराबर है ना। तो डायरेक्टर्स भी कॉम्बिनेशन में होते हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशन, ठीक है। कुछ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पब्लिक कंपनियों में डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, स्पेशली पब्लिक कंपनी के। उस डायरेक्टर को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो हर कंपनी में एक रेशियो में अपॉइंट करना कंपल्शन है। पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसपे आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, जिसपे आपको नॉलेज भी मिलेगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कंपनी के रजिस्टर्स, जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, बराबर है कि नहीं बराबर है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर होल्डर, एनुअल रिटर्न, जो आप लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो भी एक्टिविटीज कंपनी करती है ना, शेयर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिपॉजिट अलॉटमेंट, उसके रिटर्न्स हम लोग जो फाइल करते हैं साल के अंत में, किसको? आरओसी को। मीटिंग, साल में 4 बार होने वाली मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। साल में एक बार जो होती है वो होती है एनुअल जनरल मीटिंग, बराबर है कि नहीं बराबर है। जो अचानक से हो जाए वो होती है ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बराबर है कि नहीं बराबर है। जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसको हम क्लास मीटिंग भी कह सकते हैं, जो अलग से अलग शेयर होल्डर कराते हैं। एक क्रेडिटर मीटिंग भी होती है जो क्रेडिटर के द्वारा कराई जाती है। तो देयर आर डिफरेंट मीटिंग्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मीटिंग की प्री रिक्विजिट कि मीटिंग करने के लिए क्या क्या जरूरी है भैया। कोरम में कौन होगा? कोरम का मतलब कि जब कंपनी मीटिंग चालू हो रही है उसके 30 मिनट के अंदर किस किस को मीटिंग में हाजिर हो जाना चाहिए, वो नहीं आएगा तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। मीटिंग को चेयर कौन करेगा, है ना। वोटिंग का तरीका क्या होगा, अगर वोटिंग फेल होगी तो पोलिंग में कैसे जाएंगे। फिर मीटिंग में हम लोग क्या पास करेंगे? रेजोल्यूशन। अगर 50% से ऊपर का रेजोल्यूशन है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, है ना। 75%, अगर 75% के ऊपर का रेजोल्यूशन है तो क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन उसे कहा जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन कहां लगता है? तो आप बोलेंगे सर जहां जहां मेमोरेंडम चेंज होगा और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज होगा वहां वहां स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। और काय में लगेगा? अगर हम किसी डायरेक्टर को समय से पहले या ऑडिटर को समय से पहले रिमूव कर रहे हैं, यहां पर आपको क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन काय में आता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में, नॉर्मल चीज है ना। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में, मैनेजमेंट के रेम्युनरेशन डिसाइड करने के लिए जो सैलरीज एंड ऑल दैट होता है, या ऑर्डिनरी बातें हैं जो कंपनियों में डिस्कस की जाती है, ठीक है। ये सब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना अपने को? तो हम लोग चालू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले रजिस्टर, ठीक है। कंपनी जो रजिस्टर मेंटेन करती, किसके? इन्वेस्टर के। किसके रजिस्टर मेंटेन करती? इन्वेस्टर्स के। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखिए सिंपल से लॉजिक है। कंपनी मेंटेन वेरियस रजिस्टर्स, यस। रजिस्टर फॉर शेयर होल्डर, रजिस्टर फॉर डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर फॉर डिपॉजिटर, ठीक है। इन सब के रजिस्टर मेंटेन करती है। उसमें उनके पर्टिकुलर्स होते हैं। पर्टिकुलर्स में क्या होता है सर? उनके नाम, उनका एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर, फेस वैल्यू, कितना डिविडेंड मिलेगा, है ना, परमानेंट है कि टेम्पररी है, ये सब। अगर जॉइंट होल्डर्स ने खरीदा तो पहले किसका नाम लिखा है। कंपनी नॉर्मली अपने रजिस्टर्स को कहां पर रखती है? अपने हेड ऑफिस में, जिसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस भी कह सकते हैं, बराबर है कि नहीं बराबर है भाई, है ना। शेयर अलॉट करने के कितने दिन के अंदर आपको रजिस्टर मेंटेन करना है? तो आंसर होता है इसका 7 डेज। अलॉटमेंट किया उससे 7 दिन के अंदर आप रजिस्टर को मेंटेन करेंगे और हेड ऑफिस में संभाल के रख देंगे, है ना। मेंबर, रजिस्टर का मेंबर, रूल 3 फॉर्म MGT 1, मैनेजमेंट फॉर्म 1। डिबेंचर होल्डर, रूल 4, रूल मतलब तरीका, रजिस्टर मेंटेन करने का तरीका इसमें लिखा है। फॉर्म, ये फॉर्म्स कहां फाइल करते हैं आप लोग? आरओसी के पास।
मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर कहां मेंटेन करते हैं? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। कब करना है? अलॉटमेंट के 7 दिन के अंदर करना ही करना। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, है ना, और फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं। इंडेक्स कब आता है? जब आपके इन्वेस्टर की जो क्वांटिटी है वो अप टू 50 है, ये 50 से कम है, तो इंडेक्स मेंटेन करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स? इट्स लाइक कहीं लिख दो उनके नाम किसी दीवार पर, किसी नोटिस बोर्ड पर। आपको रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। फॉरेन रजिस्टर, अगर आपकी कोई कंपनी बाहर है, जैसे कोई सब्सिडरी या कोई होल्डिंग कंपनी बाहर है, तो उसके लिए क्या मेंटेन करना है? तो फॉरेन रजिस्टर कैसे मेंटेन किए जाएंगे? वो रूल 7 में है, बराबर है। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। चालू करें पढ़ना। वैसे तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी बेसिक चीजें समझ ली ऊपर। सेक्शन 88(1) क्या कहता है? देखो सिंपल, ध्यान दो रजिस्टर ऑफ मेंबर के बारे में। हर कंपनी को shall keep and maintain register of member, register of debenture holder and any other security holder। आपको मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। 88(1)(a) कहता है a register of member to be maintained and holding of each class of equity share by each member residing in। जो भी इंडिया के अंदर आपका मेंबर है और इंडिया के बाहर आपका मेंबर है, आपको सेपरेटली उनके रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। एक होगा इंडियन रजिस्टर, एक होगा फॉरेन रजिस्टर। दोनों के पर्टिकुलर्स डिफरेंट डिफरेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा एज पर रूल, बराबर है। फॉरेन रजिस्टर एज पर रूल अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ने की कोशिश की। मेंटेनेंस 5 के हिसाब से, रजिस्टर 3 के हिसाब से, और फॉरेन रजिस्टर रूल 7 के हिसाब से। टाइम पीरियड क्या है? देखो क्या लिखा है रूल 5 के हिसाब से। मेंटेनेंस है ना, अलॉटमेंट के या अप्रूवल ऑफ बोर्ड या अलॉटमेंट के या ट्रांसफर के 7 दिन के अंदर। ट्रांसफर समझता है? अगर ए ने अपने शेयर बी को ट्रांसफर किया तो अब शेयर होल्डर कौन बन गया? बी बन गया ना। तो जिस दिन ये होगा उसके 7 दिन के अंदर आपको नाम बी का डाल देना होगा रजिस्टर में। एज सिंपल एज दैट, बराबर है। कहां मेंटेन करोगे? ध्यान कर लो इसको। आप बोलोगे सर यहीं करेंगे, कहीं और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आपको कि जहां हम रख रहे हैं, जैसे आपका मुंबई में हेड ऑफिस है, उसके अलावा अगर आप नागपुर में रखना चाहते हैं या कोई और शहर में रखना चाहते हैं, तो उसमें वो जिस शहर में भी आप अपना रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हैं, आपके कम से कम वहां इतने शेयर होल्डर होने चाहिए, 1/10। तो मतलब क्या? किसी गैर अनजान शहर में रजिस्टर मेंटेन करोगे क्या? बराबर है कि नहीं बराबर है? करोगे क्या? और अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है? एनी ऑर्डर पास्ड बाय अथॉरिटी अटैचिंग द शेयर्स एंड रिलेटिंग टू डिविडेंड इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड, है ना। कितना शेयर, कितने के शेयर, कितना डिविडेंड उनको मिलेगा, है ना। ये सब इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी उस रजिस्टर में, सब कुछ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं इसलिए अलग कलर से कर रहा हूं। अगर ध्यान दो, अगर किसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स को हाइपोथिकेट किया, मतलब कंपनी के पास थे और कंपनी के पास ही रहने दिया और लोन ले लिया कंपनी से, या उसके पास थे उसने प्लेज कर दिया किसी और को, उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। करते हैं ना शेयर होल्डर, अपने शेयर्स पर लोन लेते हैं, अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं, या तो कंपनी के पास रखते हैं या बाहर रखते हैं, उसकी भी डिटेलिंग आपको देनी पड़ेगी। क्यों भैया? वो बंदा बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर हो गया ना, जिसके पास शेयर्स गिरवी है, बाद में वो भी मेंबर बन सकता है कंपनी का। पर्टिकुलर्स क्या बोलते हैं? रूल 3 क्या बोलता है? एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एमजीटी फॉर्म 1 में, है ना, अपने आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, है ना, करना ही करना। इन केस कंपनी नॉट लिमिटेड बाय शेयर, तो उनके क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे? एक बार मेरे साथ पढ़ो, सब लोग साथ में पढ़ो। क्या क्या रहेगा? पढ़ते जाओ। सबसे पहले क्या है? नेम ऑफ द मेंबर, फिर एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके प्रूफ में है ना। अब आप या तो इंडिविजुअल हो गए या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो गए, दोनों बन सकते हैं। आपका पैन नंबर, अगर आप कंपनी हो एज ए मेंबर तो आपका सीआईएन नंबर, जो कितने डिजिट का होता है? चलिए बोलो, 21 डिजिट का। आपकी नेशनलिटी, अगर आप माइनर हो तो आपके बिहाफ में कौन खरीद रहा है, जैसे गार्जियन, ये सब आपको वहां पर बताना पड़ता है। और क्या क्या रहेगा? कब आप मेंबर बने, कब आप मेंबरशिप से हटे, कितनी गारंटी आपने दी, है ना, कंपनी को, और एनी अदर इंटरेस्ट आपका कंपनी में है क्या, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, है ना, बराबर है। ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। मिंट। अब नेक्स्ट क्या आ गया? ये तो मेंबर का हो गया। अब क्या आ गया किसका? 88(1)(b। वो 88(1)(a) था। रूल 4, एवरी कंपनी इश्यू और अलॉट डिबेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी मेंटेन सेपरेट रजिस्टर फॉर इन द फॉर्म MGT2। वहां कैसा था? MGT1। अब ध्यान दो, यहां ध्यान दो, इनिशियल पैराग्राफ क्या बोलता है? अपडेशन ऑफ रिवॉर्ड्स ऑफ मेंबर। रूल 5 ऑल्सो स्टेट दैट द चेंजेस relating to the status of member should be effectively captured. अब how the status changes, just try to understand.
देयर आर मेनी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, आपने पढ़ा होगा. सो द स्टेटस व्हाट इज दिस, कन्वर्टेबल डिवेंचर विल कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर. स्टेटस चेंज होता है ना, तो ये अपग्रेडेशन होता है कि जो भी डिवेंचर होल्डर्स है उनका जब स्टेटस चेंज हुआ, इक्विटी में कन्वर्ट हुए, तो कैसे रिकॉर्ड करना, फिर और कैसे चेंज होता है आपका स्टेटस. जैसे आप निपट गए, आपकी जगह कोई और आएगा. आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आपकी जगह आपका क्रेडिटर आएगा, ऑफिशियल रिसीवर. समझ में आ गया. आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया शेयर्स को, या आपका जो पैसा था वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले गया. किसी भी वजह से कोई भी अगर आपके स्टेटस में चेंज आया, वो सब भी कहां रजिस्टर्ड होगा, आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर. ठीक है. जैसे जॉइंट नेम से आपने शेयर खरीदा, तो जिसका नाम पहले लिखा हुआ था उसके नाम पर रजिस्टर मेंटेन था, उसके नाम पर शेयर सर्टिफिकेट है. अब वो मर गया तो आपके नाम का अपग्रेडेशन हो जाएगा. इंडेक्स तो मैंने बता दिया आपको कितना, अगर इससे कम आपके मेंबर है या डिबेंचर होल्डर है तो फिर आपको रजिस्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है. इंडेक्स होता है, दीवार पर लगा दो, नोटिस बोर्ड पे लगा दो. आपने देखा होगा ना निफ्टी और सेंसेक्स में वहां इंडेक्स होते हैं, उनके नाम ऐसे आ जाएंगे एड्रेस के साथ. आपको रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. हु आर बेनिफिशियल ओनर, एक सिंपल सा लॉजिक है. सर आपने पढ़ाए थे डिपॉजिटरी मोड, कि जब हम लोग डीमैट फॉर्म में शेयर्स खरीदते हैं तो हम खरीदते हैं डीपी से, डीपी कनेक्टेड होता है डिपॉजिटरी से, और हम होते हैं बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर. हमारा अकाउंट मेंटेन होता है किसके पास, डीपी के पास. 88.3 क्या बोल रहा है, इनके भी तो रजिस्टर मेंटेन करेंगे ना, बट कौन मेंटेन करेगा, डिपॉजिटरी. किसके फॉर्म, किसके बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में. कितने डिपॉजिटरी होते हैं, संस्कार फटाफट बोलो कितने डिपॉजिटरी होते हैं. 2 डिपॉजिटरी होते हैं सर. इस एक्ट के अनुसार 2 डिपॉजिटरी बनाए गए इस देश के अंदर. एक होता है एनएसडीएल और दूसरा होता है सीडीएसएल. एनएसडीएल का मतलब क्या होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, है ना. व्हाई वी कॉल बेनिफिशियल ओनर, बिकॉज वी आर बेनिफिटेड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ डीपी बैंक. समझ में आया. डिपॉजिटरी तो आपको पता ही है ना, मेरे ख्याल से जितने लोग हैं सबको पता है व्हाट इज डिपॉजिटरी. जो कंपनियों के बिहाफ में शेयर्स को डीमैट फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है या इश्यू कर रहा है. ठीक है, क्लियर है. तो क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. क्लियर हुआ. तो कंपल्शन होता है कि डीमैट में आजकल शेयर्स खरीदना. सर हाँ कंपल्शन ही है. अब तो डीमैट अकाउंट आपको खोलना ही पड़ता है. पहले ऑप्शन हुआ करता था, ऑप्शन अभी भी है, बट अब नॉर्मली जो ट्रेडिंग होती है वो डीमैट अकाउंट से ही होगी, भले आपने फिजिकली खरीदा हो. अगर आप फिजिकली खरीदते भी हैं, फिजिकली परचेज, बट आपको ट्रेडिंग करनी है तो यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट. खोलना तो पड़ेगा ही. क्लियर है. इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो हमने नहीं पढ़ा. आप जैसे ही पढ़ोगे यू विल रियलाइज यार सब कुछ पढ़ चुके हैं. इवन मैंने तो आपको प्रोसेस भी पढ़ाई है, कैसे कन्वर्ट करते हैं. फॉरेन रजिस्टर 88.4 रूल 7. 88.4 रूल 7 व्हाट इज दैट मीन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेक्शन 88 सब क्लॉज 4 सिंस इट डील्स विद फॉरेन रजिस्टर क्या बोलता है, देखो रूल 7. A company to maintain foreign register of member or debenture holder or any other security holder or beneficial owner showing the holding of person residing outside. Foreign register का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कंपनी फॉरेन में हो सकता है कंपनी के इन्वेस्टर फॉरेनर हो. जरूरी नहीं है ना. अब हो सकता है टाटा के जो इन्वेस्टर्स हो, जो टाटा इंडिया है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने दुबई से पैसे लगाए हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यूएस से पैसे लगाए. तो उन लोगों की इंफॉर्मेशन अलग मेंटेन करनी है. जरूरी नहीं आपकी कंपनी बाहर. अब क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं आपके बहुत सारे शेयर होल्डर, फॉर एग्जांपल एक इंडियन कंपनी है, उसने एक रजिस्टर इंडिया में बनाई. अब कुछ उसने शेयर इश्यू की यूएस में और कुछ यूके में. समझा रहा हूं मैं. तो वो बोल रहा है अगर आपके आर्टिकल में आपने डाला है कि हम अगर बाहर शेयर इश्यू करेंगे तो हम बाहर ही रजिस्टर मेंटेन करेंगे, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बराबर है ना. और जिस दिन आप बाहर रजिस्टर मेंटेन करोगे ना, उसके 30 दिन के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन किसको, इंडियन आरओसी को भेज देना कि कहां हमने मेंटेन किया है, कितने शेयर होल्डर है, बराबर है कि नहीं बराबर है. अरे बराबर है कि नहीं बराबर, अलॉन्ग विथ फी एंड एमजीटी 3 फॉर्म के साथ, है ना. ये मैंने पढ़ाया आपको याद है. अब हो सकता है आपने यूके में मेंटेन किया हो रजिस्टर को, है ना.
कर लिया आपने यूके में मेंटेन, है ना? तो बता दो उनको। अब मान लो अगले साल आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यूके में मेंटेन नहीं रखना है, मेरे मैक्सिमम इन्वेस्टर्स किसको बिलोंग करते हैं, यूएस में। एग्जांपल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, समझने की। तो आप चेंज करना चाहते हो, डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपने क्या, जिस दिन आप अपने फॉरेन रजिस्टर को चेंज करोगे ना, उसके 30 दिन के अंदर आप आरओसी को बता देना ये बात कि हमने अपना फॉरेन रजिस्टर पहले कहां रखा था, जल्दी बोलो, पहले कहां रखा था, जल्दी बोलो, यूके में, अब कहां रहा है, यूएस में। तो ये भी आपको 30 दिन के अंदर इंडियन आरओसी को बता देना है ना? तो जब ये वाला रजिस्टर कहां होगा सिमरन सर, ये तो इंडिया में ही होगा मेन रजिस्टर। फॉरेन रजिस्टर क्या है, उसका एक पार्ट है, डीम टू बी पार्ट, बराबर है कि नहीं बराबर है? उसी फॉर्मेट में बनाना उसको जिस फॉर्मेट में इंडिया में रजिस्टर बने, बराबर है? ये भी इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा भाई। अब किसी इंडियन इन्वेस्टर को देखना है कि बाहर के कितने इन्वेस्टर है, आपको दिखाना पड़ेगा उसको, आपको उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, प्रिंसिपल रजिस्टर के साथ में अटैच करके इंडिया में सबमिट करना पड़ेगा आपको, है ना? या उसको छापना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बताना तो पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते उसको। तो लिखा है ना, इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। अगर लोगों को कॉपी चाहिए तो कॉपी देनी पड़ेगी, कॉपी नहीं दे रहे हो तो कम से कम छाप दो उसको 2 न्यूज़पेपर में, बराबर है कि नहीं बराबर है? बिफोर क्लोजिंग, क्लोज करने के पहले, कि ये हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और यहां यहां हमने अपने फॉरेन रजिस्टर को मेंटेन किया है, ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है, समझ में आया? लोगों को पता होना चाहिए ना कि इंडियन कंपनी के बाहर कितने इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अभी देखना होगा ना आपने अदानी का, अदानी में 3 लोगों ने पैसा लगाना चालू किया, खरीदना चालू किया, जस्ट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो एक बबल की तरह क्रिएट हुआ, तो इंडियन इन्वेस्टर्स तो बेवकूफ बन रहे थे ना, तो उनको पता होना चाहिए कि हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसका पैसा बाहर से भी कहां से आ रहा है, ठीक है? अब क्या लिखा है देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इफ अ फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट बाय अ कंपनी इन एनी कंट्री, इंडिया के अलावा अगर आपने कहीं और मेंटेन रखा है, आप इंडिया में भी रख सकते हैं और वहां भी रख सकते हैं जहां आपको रखना है। So the decision of the appropriate or competent authority in regard to the rectification of the register shall be binding. तो जो भी ऑथोरिटी आपने वहां बनाई है, कहां, जैसे यूके में, उस ऑथोरिटी के लिए हुए डिसीजंस को उस रजिस्टर पर बाइंड किया जाएगा। इंडिया से उंगली नहीं की जाएगी कि ऐसा करो वैसा करो। आप एक ऑथोरिटी बनाओगे ना, जैसे यूके में आप एक बीओडी का कॉम्पिटेंट कमेटी बनाओगे ना जो उस रजिस्टर को मेंटेन करेगा, यस, ठीक है? और जो भी एंट्रीज की जाएंगी क्या में, किससे कंसल्ट करने के बाद में, या तो इनसे या इनके द्वारा अपॉइंटेड किसी कमेटी से, बराबर है कि नहीं बराबर है? और फिर आप क्या करोगे फॉरेन में, या तो अलॉटमेंट करोगे या ट्रांसफर करोगे। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें कुछ चीजें लिखी हैं, क्या लिखी है थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। द कंपनी शेल ट्रांसफर टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया अ कॉपी ऑफ, देखो क्या लिखा इसमें, जिस दिन एंट्री करोगे आप फॉरेन रजिस्टर्स में, जो भी एंट्री, क्या लिखा इसमें, कॉपी की बात कर रहा हूं, कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन विद इन 15 days आफ्टर द एंट्री इज मेड, है ना? उसकी डुप्लीकेट रजिस्टर बना के रखोगे, क्योंकि इंडिया में कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना, तो आपको भेज देना है डुप्लीकेट रजिस्टर, है ना? है ना? यानी मान लो कंपनी में एक प्रिंसिपल रजिस्टर है और एक फॉरेन रजिस्टर का एक डुप्लीकेट रजिस्टर है जो कंपनी बना के रख रही है, ओरिजिनल वाला तो वही है फॉरेन कंट्री में। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ओके? कहां जा रहा हूं मैं, कहां जा रहा हूं, नहीं हो गया, जो बताना था आपको बता दिया मैंने। ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, हर डुप्लीकेट रजिस्टर जो है वो इसका हिस्सा ही माना जाएगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, एक क्वेश्चन आएगा, जो रूल्स, जैसे रूल 5 लग रहा है किसमें, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर में, तो आपको पूछेगा फॉरेन रजिस्टर में कौन सा रूल लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सेम रूल 5। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस
मेन रजिस्टर को लग रहे हैं, वही मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉरेन रजिस्टर पे एप्लीकेबल होंगे, वो यहाँ वही लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? ओके, उसी तरीके से आप रजिस्टर मेंटेन करोगे। ओके, प्लस जिस कंट्री में आपका फॉरेन रजिस्टर है वहां के रूल्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये तो मैंने बता दिया। यूके से यूएस ले जाना है, कर सकते हो। जिस दिन करोगे ट्रांसफर अपने रजिस्टर को डिसकंटिन्यू करके, है ना, 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को बता देना। इंडियन आरओसी डिसकंटिन्यू, बट समझ रहे ना, मुझे नहीं मेंटेन करना यूके में इंफॉर्मेशन, तो आई एम ट्रांसफरिंग टू द अदर कंट्री या अदर सिटी, है ना। हो सकता है सिटी भी चेंज हो रही हो, जरूरी नहीं कि मैं देश की बात करूं, सिटी भी हो सकती है। और क्या है, हाँ, अब अगर आप ऐसा नहीं करते तो 88.5 क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप करते हो पूरे सेक्शन 88 का जो हमने 1A 1B पढ़ा, है ना, फाइन कितना है, नॉट लेस देन 50, एक्सटेंड टू 3 lakhs, और अगर कंटिन्यू रहा तो हर दिन का 1000 रुपए का फाइन। और नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल है ना, बेलेबल ऑफेंस है, 411 ऑफ आईपीसी एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्लियर हो जाएगा। मिस्टर जोए परचेज द शेयर्स ऑफ लैक्सी हेयर स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड एट मार्केट प्राइस। ओके, ये एक पॉइंट नोट करने वाला हो गया, ये दूसरा पॉइंट नोट करने वाला हो गया। इन द नेम ऑफ हिज डॉटर, अभी पढ़े, डॉटर के नाम पे खरीद सकते हैं, हाँ जी खरीद सकते हैं। तो जोए साहब क्या होगा, गार्जियन। मिला, बहुत प्यारा नाम है, 4 साल की बच्ची है। मिस्टर जोए द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज अप्रोच्ड यू टू एडवाइज हिम ऑन द अपडेशन ऑफ, यस कर सकते हैं ना अपन, अभी तो बड़े माइनर के भी आप खरीद सकते हैं, और जब वो मेजर हो जाएगा तो उसका नाम अपग्रेड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लिखा है सिंस ये अलाउ नहीं है तो उनका नाम तो नहीं आएगा, तो ये दोनों फाइल करो, माइनर का नाम आएगा एज ओनली डिटेलिंग के लिए, बराबर है, माइनर का नाम आएगा डिटेलिंग के लिए, बट शेयर किसके नाम पे होंगे, लिखा ना, इसका नाम आएगा रजिस्टर में, है ना, और जो माइनर है वो कौन होगा, बेनिफिशियरी, उसको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा, और वो किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकता, है ना। तो कैसा नाम आएगा मालूम क्या, कि मिला एक माइनर है, रजिस्टर बता रहा हूं, 4 साल की बच्ची है, उसके जो गार्जियन है मिस्टर जो है, वो उसके बिहाफ में, जो एग्जांपल दे रहा हूं 30 साल के हैं, उन्होंने शेयर खरीदे हैं और वही उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ऐसे रहेगा, ऐसा लिखा है। तो ये मेंबर नहीं होगी, इसके बिहाफ में ये मेंबर है, ठीक है। तो शी कांट वोट, शी कांट रेज देयर वॉइस, हर वॉइस, है ना, जो भी मिलेगा इनको, जो भी मिलेगा इनको, मिस्टर जोए। Mrs. and Mr. Taneja recently got married and jointly purchased the shares of New Homes Private Limited on 14 अगस्त 2014। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 लोग हैं, जॉइंट होल्डर्स दिख रहे हैं अपने को, ये अभी अपने बताया, अपग्रेडेशन की बात पढ़ रहे हैं। मिस्टर तनेजा ने इंटीमेट किया कंपनी को कि मेरी वाइफ का नाम सिर्फ होना चाहिए, कहां पर, कंपनी के रिकॉर्ड्स में, फॉर द शेयर। खरीदे तो 2 लोगों ने ना, तो कंपनी क्या बोलेगी, अबे दोनों का लिखेंगे, तेरी वाइफ का पहले लिख देंगे। अब सेक्रेटरी कंफ्यूज, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, अब देखो क्या लिखा है, तो अच्छे से पढ़ना इस पैराग्राफ को। जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर मे रिक्वेस्ट टू एंटर देयर नेम्स ऑन द रजिस्टर। इन्हें क्या क्या कर सकते हैं जॉइंट होल्डर के, सर्टेन ऑर्डर में लिखो, वाइफ का पहले लिख दो, मेरा पहले लिख दो, आप बता सकते हो ऑर्डर पहले किसका, या आजू बाजू में लिख दो, है ना, या स्प्लिट कर दो हमारे शेयर्स को, 15 इसके नाम पर, 15 इसके नाम पर, है ना। उससे क्या होगा, एक 15 शेयर एक होल्डर के नाम पे होंगे, 15 बचे हुए के नाम पर। हाउएवर, अब यहां थोड़ा कलर चेंज कर देते जिससे हमको समझ में आ जाए। द कंडीशन ऑफ मिस्टर तनेजा दैट ओनली, खरीद ले 2 लोग हैं, बट मेरी वाइफ का नाम अपीयर होना, ऐसे कैसे होगा। हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, बट आप बोलोगे आपका नाम ना लिखे, मगर बेनिफिशियरी तो आप भी हो ना, आप भी शेयर होल्डर हो, तो क्या लिखा, ऑल्दो द नेम्स कैन बी एंटर्ड इन द ऑर्डर, कि तेरी बीबी का नाम पहले लिख देते हैं, बट ये कहना कि तुम्हारा नाम लिखो ही मत, ऐसा नहीं हो सकता। सो द रीजन फॉर दिस दैट आर्टिकल ऑफ मोस्ट कंपनीज प्रोवाइडेड इन दिस केस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ अदर जॉइंट होल्डर, है ना, आपको आर्टिकल में लिखना पड़ेगा, फिर ये तो आर्टिकल में होना चाहिए कंपनी के, मगर बेसिकली होता नहीं है, होता नहीं है, क्लियर है ना। ओके, तो गलत है ना तनेजा साहब,
अरे ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में। इसको मैं थोड़ा सा इसके बाद पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ। एक सेकंड, देखो क्या लिखा है इसमें, सेक्शन 91, पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर। ओके, ये कब क्लोज होते हैं मालूम क्या? जब या तो शेयर अलॉट हो रहे हैं, या शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, या राइट इशू हो रहा है, या बोनस इशू हो रहा है ना, इस तरीके के टाइम पर। टू पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। एक 91 का सबसेक्शन 1 जो टाइम लिमिट बताएगा कब तक क्लोज रहेंगे, और एक 2 अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो पेनल्टी बताएगा। जो क्या लिखा है ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। अ कंपनी में क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर बाय गिविंग, कितने दिन का नोटिस, और लेजर पीरियड भी हो सकता है 4, 5, 6 दिन, है ना। वो लेजर पीरियड कौन बताएगा? ये अबे किसको दे रहे हो? मगर ये मेंबर्स को बता रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं भैया। तो जब तक क्लोज रहेगा रजिस्टर तब तक तुम किसी प्रकार का ट्रांसफर ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितने दिन के लिए क्लोज करोगे आप? नॉट एक्सीडिंग, एक बार में, वन टाइम में 30, और एग्रीगेट मतलब साल भर में कितना मैक्सिमम टाइम? 45। तो अगर एक बार में 32 भी हुआ, 33 भी हुआ, तो संस्कार चलेगा क्या? मिलन चलेगा क्या? समृद्ध चलेगा क्या? आयुष चलेगा क्या? प्रियंका, सिमरन, अंजलि? सर यस सर चलेगा, बट क्योंकि एग्रीगेट में तो 45 नहीं हो रहा ना, तो मैक लिखा तो है 30, बट 31, 32 भी हुआ तो चलेगा एक बार में, बट वो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। किसको? 45 को। 91(2) क्या बोलता है? इफ द रजिस्टर इज क्लोज्ड विदाउट गिविंग नोटिस, या शॉर्टर नोटिस भी नहीं दिया, बताया ही नहीं आपने, या क्लोज रह गया 30 दिन से ज्यादा या 45 दिन से ज्यादा, जो भी है होगा ना, दिक्कत तो हो सकती है। क्या लिखा है इसमें? क्या है सजा? किसको मिलेगी? ऑफिसर को मिलेगी 5,000, जितने दिन एक्स्ट्रा क्लोज रहा 5,000 का पर डे फाइन, 1 लाख तक का, ठीक है, जितने दिन, और ऑफेंस इज कंपाउंडेबल 441 ऑफ आईपीसी। और ये सब करने की, ये सब जो कांड कर रही है पब्लिक कंपनी, इससे ये एग्जेम्प्टेड है। ये तो साले कितने दिन भी क्लोज करके रख सकते हैं, इनको दिक्कत नहीं है। और अगर क्लोज भी करेंगे तो ये सब देने की जरूरत नहीं है। अबे इनके 200 ही तो मेंबर है, तो इसमें इनको क्या दिक्कत? वो तो अपने लोगों को वैसे ही बता देंगे, ठीक है। वो जो ऊपर पढ़ाया वही नीचे लिखा है, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। नोटिस देके बता दो लोगों को कि हम रजिस्टर क्लोज कर रहे हैं, तो लोग क्या क्या नहीं करेंगे बोलो? ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ट्रेडिंग बंद कर देंगे। यहां बता दो ना, यहां बता दो। अगर नोटिस नहीं जा रहा तो यहां बता दो, यहाँ कंपनी का हेड ऑफिस है, पेपर में पब्लिश कर दो, इंग्लिश पेपर में पब्लिश कर दो, और ना लोकल पेपर में पब्लिश कर दो, ठीक है। यहां तक समझा ना आपको? यहां तक समझा ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन ने पढ़ी, छोटी मोटी चीज नहीं पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है अपने को इस पे। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट।